राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। कान्हा एजुकेशन चैनल में और हमारे इतिहास के संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों उदय सिंह और अकबर के साथ क्या है संघर्ष पड़ा था और उदय सिंह के साथ दोस्तों क्या क्या घटनाएं हुई थी। अक्टूबर 1567 के अंदर दोस्तों क्या है अकबर अपनी सेना लेकर क्या है मेवाड़ की ओर कुछ करता है और बीच रास्ते में जो भी छोटे मोटे किले पड़ते हैं उन पर क्या है जीतते हुए आगे बढ़ता है। अब 1567 के अंदर जब क्या है चित्तौड़ पहुंचा तो चित्तौड़ के अंदर बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उदय सिंह और अपने जो परिवार है उस परिवार को लेकर क्या है गोगुंदा की ओर जाएगा, गोगुंदा की ओर चले गए। इधर अकबर ने क्या है चित्तौड़ को घेर लिया था, घेरे रखा था, लगभग बहुत समय तक घेरे रखा और क्या है 25 फरवरी 1568 के अंदर दोस्तों क्या है चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। लेकिन उस बीच दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होती है, जौहर होता है, साका होता है दोस्तों, केसरिया होता है। जहां पर जौहर और केसरिया होते हैं हम उसे साका कहते हैं। और दोस्तों इस के तहत दोस्तों क्या होता है, जौहर कौन करती है तो जौहर फूल कंवर करती है, जो हमारे किन की पत्नी थी दोस्तों, तो हमारे जो फत्ता सिसोदिया है उनकी पत्नी थी दोस्तों। और जो केसरिया है वो हमारे जयमल मेड़तिया और दोस्तों फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में होता है, क्योंकि इन दोनों को ही क्या है मेवाड़ के राजा उदय सिंह जी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपकर स्वयं क्या है गोगुंदा की रक्षा करने के लिए गोगुंदा और जो नई राजधानी उदय सिंह ने बसाई थी उदयपुर उसकी ओर निकल पड़ते हैं। ठीक है। और अकबर ने क्या है उदय सिंह का पीछा करने के लिए भी दोस्तों किसको भेजा था, तो वो भी क्या है उसको भी नहीं पकड़ पाता है। अब दोस्तों जब 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ पर अधिकार किसका, अकबर का हो जाता है। कब हो जाता है दोस्तों, 25 फरवरी 1568 को दोस्तों क्या है चित्तौड़ पर अकबर अधिकार कर लेता है। कहां पर दोस्तों, चित्तौड़ पर। कहां पर अधिकार करता है, अब बात को समझना दोस्तों। चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो जाता है दोस्तों, अकबर का हो जाता है। किसका दोस्तों, अकबर का हो जाता है। और अकबर ने दोस्तों चित्तौड़ का जो शासक बनाया था दोस्तों, वो शासक किसको बनाया था दोस्तों, तो चित्तौड़ का जो शासक बनाया था दोस्तों वो शासक हमारे अब्दुल माजिद को बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों, अब्दुल माजिद को बनाया था। अकबर ने चित्तौड़ का शासक, अकबर ने चित्तौड़ का शासक, अकबर की ओर से कौन बना दोस्तों, चित्तौड़ का प्रशासक या शासक कहें तो वो बना था दोस्तों अब्दुल माजिद। कौन बना दोस्तों, अब्दुल माजिद बना। लेकिन ध्यान रखना जब ये सूचना हमारे उदय सिंह जी के पास पहुंचती है कि चित्तौड़ के ऊपर अब अधिकार किसका है, हमारे अकबर का हो चुका है, और यह सूचना किसके पास पहुंचती है, उदय सिंह के पास पहुंचती है, तो उदय सिंह को दोस्तों क्या है बहुत ही भारी धक्का लगता है। क्या लगता है दोस्तों, धक्का लगता है, यानी कि मानसिक स्थिति इनकी क्या है बिगड़ जाती है दोस्तों। आपको भी पता होगा कि जब भी आपके घर में कोई काम होता है और आपके परिवार में कोई ऐसी दुखदायी घटनाएं घट जाती है, कोई किसी काम से जाता है दोस्तों और क्या है अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जब हम उसकी खबर सुनते हैं तो हम भी दोस्तों क्या है एक धक्का लगता है। लेकिन उदय सिंह को भी उसी प्रकार से धक्का लगा, क्योंकि इसने जिसकी रक्षा के लिए अपना पूरा समर्पण कर दिया, अपने आप को पूरा सौंप दिया, झोंक दिया उसकी रक्षा के लिए, और जिसने सभी की रक्षा करने के लिए सभी को शरण दी थी, जो जहां से आया शरण के लिए उनको शरण दी, आज वही चित्तौड़ उदय सिंह के हाथ में नहीं रहा। उदय सिंह क्या है हार चुके थे। अपने जो प्रिय सामंत थे, सेनापति थे, जो सहयोगी थे, वो क्या है चित्तौड़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन ये जो वीर गति प्राप्त हुई थी वो वीर गति को प्राप्त करने का जो एक साहस होता है वो साहस उदय सिंह में था, लेकिन वो मौका उदय सिंह को नहीं मिला, क्योंकि वहां के जो सामंत थे, जो सेनापति थे, जो प्रमुख थे,
उन्होंने एक निर्णय लिया कि उदय सिंह क्या है गोगुंदा जाएंगे। यदि आप जीवित रहते हो तो अकबर से वापस बदला ले सकते हो और चित्तौड़ को प्राप्त कर सकते हो। तो इस बात का इनको धक्का लगता है कि मेरे सभी साथी क्या है वीर गति को प्राप्त हुए, सिर्फ और सिर्फ क्या है मैं ही वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि 25 फरवरी 1568 के बाद उदय सिंह क्या है बीमार रहने लगे। क्या रहने लगे दोस्तों? बीमार रहने लगे। ठीक है, बीमार रहने लगे। अब ध्यान देना दोस्तों, इस चित्तौड़ के अधीन क्या है दोस्तों? चित्तौड़ के अधीन एक रणथंभौर दुर्ग है। क्या है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग है इस चित्तौड़ के अधीन अभी भी। तो इस रणथंभौर दुर्ग पर अकबर का क्या है आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ था। अकबर ने अभी तक इस रणथंभौर दुर्ग पर क्या है अधिकार नहीं किया। अब इस रणथंभौर पर अधिकार करना चाहता है तो चित्तौड़ विजय के बाद क्या है रणथंभौर की ओर निकलता है। लेकिन बीच रास्ते में जो मेवाड़ के जो भी किले आते हैं और भी दूसरे राज्य के आते हैं उनसे होते हुए निकलता है। और अकबर अपनी सेना लेकर तो क्या है अकबर अपनी सेना लेकर रणथंभौर पहुंचता है। और ये रणथंभौर पहुंचता है दोस्तों 12 फरवरी। कब पहुंचता है दोस्तों? 12 फरवरी 1569 को पहुंचता है। 12 फरवरी 1569 को पहुंचता है। कब पहुंचता है दोस्तों? 12 फरवरी 1569 को पहुंचता है अकबर अपनी सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग का जो शासक बना हुआ था दोस्तों, वो शासक कौन था? तो वो शासक था सुरजनहाड़ा दोस्तों। कौन था? ये जो हमारे रणथंभौर के जो शासक थे दोस्तों, वो शासक कौन थे? सुरजन सिंह हाड़ा थे। ध्यान रखना, कौन थे? सुरजन सिंह हाड़ा शासक थे। अब 12 फरवरी 1569 को अकबर अपनी सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग के बाहर आ पहुंचता है, रणथंभौर के अंदर आ पहुंचता है। तो होता क्या है अकबर की सेना में दोस्तों क्या है एक भगवंत दास थे जो हमारे क्या थे आमेर के शासक थे दोस्तों। ये कौन है? भगवंत दास है जो आमेर के क्या थे शासक थे। कौन थे दोस्तों? आमेर के शासक। ये आमेर के शासक भगवंत दास दोस्तों ध्यान रखना आमेर के थे भगवंत दास। अकबर क्या है इन भगवंत दास को क्या है भेजता है कि भगवंत दास जी जाइए रणथंभौर दुर्ग में और क्या है सुरजन सिंह हाड़ा जो यहाँ का क्या है किलेदार है रणथंभौर का शासक है, उनसे बात कीजिए, उनसे प्रेम से समझाइए। यदि वो प्रेम से हमारा क्या है अधिकार करने देता है, हमें प्रेम से हमारा अधीन हो जाता है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो प्रेम से नहीं मानता है तो हम युद्ध करके उस किले को जीतेंगे। अब भगवंत दास रणथंभौर दुर्ग के अंदर आते हैं और सुरजन सिंह जी से मिलते हैं। सुरजन सिंह जी को क्या है जो चित्तौड़ के अंदर हुआ था वो घटना पता थी, लेकिन फिर भी भगवंत दास जी अच्छे से समझाते हैं कि चित्तौड़ के अंदर ये क्या अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद 30,000 व्यक्तियों का क्या है कत्लेआम करवाया था। यदि आप भी यही चाहते हो तो अच्छी बात है, और बाकी आप क्या है मुगलों की हमारे अकबर की क्या है अधीनता स्वीकार कर लो और रणथंभौर दुर्ग क्या है अकबर को सौंप दो। अब सुरजन सिंह जी ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए सोचने के लिए, शाम तक समय दीजिए या सुबह तक समय दीजिए। भगवंत दास जी ने कहा ठीक है सोचिए, आपका भी फर्ज बनता है क्योंकि ये छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। अब सुरजन सिंह जी सोचते हैं कि यदि मैं युद्ध करता हूं तो चित्तौड़ के पास इतनी सही सेना थी, इतने सब कुछ था, फिर भी अकबर से जीत नहीं पाए। मेरे पास तो सेना भी कम है, मेरे पास तो खाने योग्य सामग्री भी कम है, मेरे पास सहयोगी भी कम है। यदि मैं युद्ध करता हूं तो क्या है निश्चित रूप से मेरी पराजित होगी। क्या होगी दोस्तों? निश्चित रूप से पराजित होगी और वीर गति को प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, वीर गति को प्राप्त होगा, लेकिन अकबर ने
क्या करेगा, जिस प्रकार से चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद जो 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया था, यदि इसी प्रकार से क्या है रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो व्यक्ति है जीवित बच जाते हैं, जो नागरिक यहाँ के, उनका कत्लेआम करवाता है, तो वो सबसे बड़ा दोष होगा और मेरे जीते जी मैं उनका कभी कत्लेआम नहीं करने दूंगा। तो सुरजन सिंह जी क्या है संदेशा भेजते हैं भगवंत दास जी के पास कि भगवंत दास जी, मैं अकबर की क्या है अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो, यानी कि दोस्तों होता क्या है 12 फरवरी 1569 को अकबर क्या है, अकबर दोस्तों इस रणथंभौर दुर्ग पर क्या है अधिकार कर लेता है, दुर्ग पर दोस्तों क्या है अधिकार कर लेता है, ध्यान रखना दुर्ग पर क्या है दोस्तों अधिकार कर लेता है। 12 फरवरी 1569 को अकबर ने इस रणथंभौर दुर्ग पर दोस्तों क्या है अधिकार कर लेता है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। अधिकार हो गया तो अब उदय सिंह जी के बारे में देखते हैं दोस्तों, होता क्या है, मेवाड़ का राजा कौन बनेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि 1569 चल रहा है और हमारे उदय सिंह जी का जो शासन काल है दोस्तों वो 72 तक है। तो अब मात्र 3 साल बचे हैं, तो उदय सिंह जी ने 3 साल के अंदर क्या क्या किया है वो देख लेते हैं, फिर हम उदय सिंह जी को क्या है विराम देंगे, फिर हम अगले राजा की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों देखना इधर, अब उदय सिंह जी के बारे में हम जान रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे हैं उदय सिंह जी 2-5 मिनट के हैं, देख लेते हैं दोस्तों। उदय सिंह जी दोस्तों आपको पता है कि 25 फरवरी को दोस्तों, कब 25 फरवरी 1568 ने क्या है दोस्तों 1568 के अंदर दोस्तों क्या है चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने, अकबर ने। और इनकी क्या है दोस्तों स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसके बाद जैसे ही धक्का लगा दोस्तों तो क्या है इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब आपको ही पता है स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो उदय सिंह जी के दोस्तों क्या है 3 पुत्र थे। पुत्र तो अनेक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम उन पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं और हमारे लिए क्या है जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहता हूं कि इतिहास के अंदर उन्हीं रानियों की बात करेंगे और उन्हीं पुत्रों की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास में क्या है अपना योगदान रखा है और इतिहास उन्हें याद करता है किसी ना किसी काम की वजह से। दोस्तों तो यहाँ पर भी हम 3 पुत्रों के बारे में जानेंगे। उदय सिंह का दोस्तों सबसे बड़ा पुत्र की बात करूं तो सबसे बड़ा पुत्र था शक्ति सिंह। कौन था दोस्तों, शक्ति सिंह था। और शक्ति सिंह के बाद दोस्तों यदि बात करूं तो महाराणा प्रताप थे। कौन थे दोस्तों, महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप थे। तीसरा पुत्र था दोस्तों जगमाल। कौन था, जगमाल था दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, बचपन के अंदर ही शक्ति सिंह जी, कब दोस्तों, अपने बचपन में ही शक्ति सिंह जी दोस्तों क्या है चित्तौड़ का त्याग कर दिया था, चित्तौड़ को छोड़ दिया था दोस्तों। क्या है, चित्तौड़ को छोड़कर चले गए थे कि मुझे चित्तौड़ में नहीं रहना, मैं कहीं और जाकर अपना क्या है जीवन बिताऊंगा, मुझे चित्तौड़ नहीं चाहिए, ये कहकर क्या है चित्तौड़ छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद क्या है ये अकबर से जाकर मिल जाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों शक्ति सिंह जी, अकबर से जाकर मिल जाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, अकबर से जाकर मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अकबर से जाकर दोस्तों ये क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, जब चित्तौड़ पर अकबर ने क्या है दोस्तों आक्रमण किया तो उस आक्रमण की सूचना भी इन्होंने पहुंचाई थी। क्या किया, आक्रमण की जो सूचना थी वो सूचना दोस्तों इन्होंने ही पहुंचाई थी। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर कि अकबर क्या है चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। उदय सिंह जी जो भी हो, आप इन्होंने नाम नहीं लिखा, मेवाड़ के राजा सतर्क रहे। चित्तौड़ पर क्या है अकबर अधिकार करने के लिए यहां से रवाना हो चुका है धौलपुर से। ठीक है, अब रहे महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह जी चले गए तो अब हमें इनको तो देखने की कोई बात ही नहीं है। जब जब इनका नाम आएगा इतिहास में, जब जब इन्होंने और कार्य किए हैं वहां हम इनकी बात करेंगे।
अब दोस्तों राजा कौन बनेगा? महाराणा प्रताप, क्योंकि शक्ति सिंह के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र है उदय सिंह का वो है। और बनाते किसको दोस्तों? जगमाल को बनाते हैं। इन दोनों की माता का नाम मैं बता देता हूं दोस्तों। ये तो है महाराणा प्रताप, इनकी माता का नाम है जयवंता बाई दोस्तों। माता का नाम क्या है? जयवंता बाई है, जयवंता बाई दोस्तों। ये कौन है? जयवंता बाई है। और जगमाल की माता का नाम दोस्तों क्या है? धीरबाई है। क्या नाम है? धीरबाई नाम है इनका। क्या नाम है दोस्तों? धीरबाई है। और ये दोस्तों क्या है? भाटियाणी रानी कहलाती थी दोस्तों। क्या कहलानी थी? भाटियाणी रानी। क्योंकि दोस्तों ये भाटी वंश की थी। कौन से वंश की दोस्तों? भाटियाणी रानी कहलाती थी। इनका जो धीरबाई का वंश था वो भाटी वंश था। कौन सा दोस्तों? भाटी राजवंश की थी ये। और ये भाटी राजवंश कहाँ के थे? तो दोस्तों जैसलमेर के थे, ध्यान रखना। भाटी राजवंश की थी धीरबाई, भाटियाणी रानी की थी। इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? जगमाल नाम। जगमाल की माता का नाम धीरबाई है। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो जयवंता बाई है ये उदय सिंह की पांचवी रानी थी। क्या थी दोस्तों? पांचवी रानी थी। और दोस्तों क्या है? पांचवी रानी का सबसे बड़ा पुत्र महाराणा प्रताप है। और इधर जगमाल। लेकिन ये जो धीरबाई है दोस्तों, ये धीरबाई हमारे उदय सिंह जी की क्या थी दोस्तों? उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी थी। उदय सिंह जी की क्या है दोस्तों? सबसे प्रिय रानी थी। यानी कि इस धीरबाई से दोस्तों क्या है? विशेष प्रेम करते थे, विशेष अनुराग था उदय सिंह जी का, विशेष जुड़ाव था, विशेष लगाव था धीरबाई का। पांचवी रानी कौन है? जयवंता बाई। लेकिन धीरबाई से दोस्तों क्या है? विशेष लगाव था, विशेष ही प्रेम करते थे। तो अधिक प्रिय होने के कारण धीरबाई ने क्या है? उदय सिंह जी को कहते हैं कि उदय सिंह जी आप राजा क्या है? जगमाल को बना दीजिए। आप उत्तराधिकारी किसको? जगमाल को घोषित कर दीजिए। और दोस्तों जो धीरबाई की और जो सरदार थे उन्होंने भी क्या है? उदय सिंह जी को कहा कि राजन आप क्या है? जो राजा आपका उत्तराधिकारी है वो जगमाल को घोषित कर दीजिए। अब दोस्तों धीरबाई के विशेष प्रेम के कारण इन्होंने जगमाल को क्या है? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बात क्या बनती है दोस्तों? समझना। उत्तराधिकारी क्या कर दिया? घोषित कर दिया। अब बात आती है दोस्तों 28 फरवरी। कौन सी दोस्तों? 28 फरवरी 1572 दोस्तों। 28 फरवरी 1572 दिन की बात करें तो होली का दिन था। कौन सा दिन था दोस्तों? होली का दिन था। और इस दिन क्या है? हमारे राजा की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह जी की क्या है? 28 फरवरी 1572 के दिन दोस्तों क्या है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। अब इनकी दोस्तों क्या है? मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 के दिन, होली के दिन। और जगमाल दोस्तों दाह संस्कार में नहीं जाता है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर नियम था कि जो भी अगला राजा बनेगा वो क्या है? वर्तमान राजा के दाह संस्कार में नहीं जाएगा। और उत्तराधिकारी घोषित हो चुका है जगमाल। तो अब दोस्तों 28 फरवरी 1572 के दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और इनका दाह संस्कार दोस्तों कहां पर? गोगुंदा में किया जाता है। गोगुंदा में ही इनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। तो अब ये मृत्यु कहां पर हुई दोस्तों? ध्यान रखना। तो ये जो मृत्यु है वो हुई थी गोगुंदा के अंदर। और इनका दाह संस्कार भी कहां होगा? गोगुंदा में ही होगा। अब जब दाह संस्कार हो रहा था तब क्या है? अपनी तरह कुछ समझ व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, आपकी तरह, मेरी तरह तो नासमझ होते हैं, लेकिन क्या है? आपकी तरह समझदार व्यक्ति थे जो उस दाह संस्कार में सम्मिलित हुए। और ऐसे ही आपस में क्या है? बातचीत कर रहे थे कि महाराणा प्रताप आए हैं, इनका एक पुत्र नहीं दिख रहा है जगमाल, वो क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा पुत्र आया है महाराणा प्रताप, और सबसे एक छोटा पुत्र है वो नहीं आया, जगमाल क्यों नहीं आया? ऐसे बातचीत कर रहे थे दोस्तों। जब हमारे भी परिवार के अंदर कोई व्यक्ति क्या है? शांत होता है दोस्तों, जब उसका दाह संस्कार होता है, तो जो व्यक्ति उनके बारे में नहीं जानता है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई है, तो वो अपने रिश्तेदार से पूछता है,
जान पहचान के माध्यम से, या फिर वो उनके दोस्त जो वहां आए हुए हैं उनसे पूछता है कि इनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी, क्या कारण था, एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमारी थी, यदि बीमारी थी तो क्या बीमारी थी, कितने दिनों से बीमार थे, कैसे थे ये व्यक्ति, इस प्रकार की बात करते हैं। तो उन बातों ही बातों में दोस्तों ध्यान रखना, वहां पर भी ऐसी बात हो रही थी, तो उनको पता चला कि ये जो जगमाल है वो उत्तराधिकारी घोषित हो चुका है। और मेवाड़ की परंपरा में है कि जो व्यक्ति उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है वो दाह संस्कार में नहीं आता है। वो क्या है, राजा की एक जो नियम, राजा बनने के लिए जो भी विधि विधान होते हैं उनका पालन करता है, और यहाँ पर बाकी सारे आते हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों, वहां पर देखना, वहां जो व्यक्ति थे उनमें से दोस्तों एक चुंडावत थे। कौन थे दोस्तों, एक चुंडावत व्यक्ति थे, चुंडावत का नाम है दोस्तों कृष्णदास चुंडावत, और ग्वालियर से रामसा तंवर थे। और भी दोस्तों क्या है, देवगढ़ से राणा सांगा आए हुए थे, सॉरी राणा सांगा नहीं, रावत सांगा आए हुए थे। कौन थे, देवगढ़ से रावत सांगा दोस्तों, ध्यान रखना। देवगढ़ और दोस्तों क्या है, सलूम्बर, देवगढ़ और सलूम्बर, ये दोनों किसको दिए गए थे दोस्तों, आपको पता होगा। तो देवगढ़ और सलूम्बर हमारे जो चुंडा थे, हम उन्हें दोस्तों मेवाड़ के पितामह कहते हैं, उनको दिए गए थे। यानी कि यहाँ पर चुंडा के वंशज थे। देवगढ़ के अंदर तो दोस्तों थे रावत सांगा, कौन थे, रावत सांगा थे। और यहीं पर दोस्तों क्या है, सलूम्बर के अंदर कृष्णदास चुंडावत थे। कौन थे दोस्तों, कृष्णदास चुंडावत थे। ये कृष्णदास चुंडावत और ये आए हुए थे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपने राजा का अंतिम संस्कार हो रहा है तो सभी शामिल होते हैं, तो ये आए हुए थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, तो वहां पर जो व्यक्ति थे वो बातचीत कर रहे थे, फिर इन दोनों को पूछा, देवगढ़ और सलूम्बर के रावत सांगा और कृष्णदास चुंडावत को, कहा कि जहां तक हमने देखा है और सुना है, वहां तक एक राजा वही बनता है जो क्या है, उनका ज्येष्ठ पुत्र हो, सबसे बड़ा पुत्र हो। सबसे बड़ा पुत्र शक्ति सिंह है, लेकिन वो तो क्या है, अकबर के साथ मिल चुका है, तो उससे कोई अब मेवाड़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ज्येष्ठ पुत्र देखिए तो महाराणा प्रताप रहे हैं। कौन रहे हैं, ज्येष्ठ पुत्र की ओर बात करें तो महाराणा प्रताप है, और इनमें क्या है, राजा बनने योग्य गुण भी है। लेकिन दोस्तों क्या है, बना दिया गया है जगमाल को। यह बात इनसे कहते, तो इनको पूछते हैं क्या आपकी सलाह से, आपकी अनुमति से बनाए गए हैं क्या, क्योंकि चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर जो राजा बनते हैं वो आपकी सलाह और आपकी अनुमति से ही अगला राजा बनता है। अब रावत सांगा और कृष्णदास चुंडावत कहते हैं कि मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने ना तो हमसे कोई सलाह ली, ना अनुमति ली। तो फिर वहां से व्यक्ति कहते कि आप किस बेस पर, किस प्रकार से जगमाल को राजा बनने दे रहे हो, आपका काम है मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा उसको घोषित करने का, आप किसको चाहते हो। तो ये कहते हैं दोनों कि हम तो हमारे इस महाराणा प्रताप को चाहते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र भी है और क्या है, राज्य बनने योग्य गुण भी है। अब बात ये तय हो गई कि ये बनेंगे राजा, और वहां जितने भी सरदार थे उनमें से अधिकतर सरदार जो जगमाल की ओर नहीं थे, जगमाल का पक्ष नहीं लेने वाले सरदार थे, उन सभी ने दोस्तों क्या है, महाराणा प्रताप का सहयोग किया। अब महाराणा प्रताप का राजा बनने के लिए सहयोग किया, तो महाराणा प्रताप का दोस्तों क्या है, जयकारा लगा दिया गया कि हमारे मेवाड़ के राजा कौन है, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की जय जय हो, ऐसे जयकारा लगाने लगे। अब कृष्णदास चुंडावत क्या करते हैं कि दोस्तों जो महाराणा प्रताप है, इन महाराणा प्रताप की दोस्तों जो कमर है, उस कमर पर दोस्तों क्या है, तलवार बांधते हैं। महाराणा प्रताप के कमर पर दोस्तों, महाराणा प्रताप की कमर पर, जो महाराणा प्रताप की कमर है, इस कमर पर दोस्तों क्या है, तलवार बांधते हैं और राज्याभिषेक कर देते हैं। तलवार बांधकर दोस्तों क्या है, राज्याभिषेक कर देते हैं, तलवार बांधकर राज्याभिषेक कर देते हैं। अब ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वो गोगुंदा के अंदर होता है। कहां पर होता है, गोगुंदा के अंदर। कब होता है दोस्तों, तो 28 फरवरी 1572 के दिन होता है।
और जब कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप की कमर पे जब तलवार बांधकर उनका राज्याभिषेक किया था दोस्तों, राज के तलवार बांधकर, तो राजा बन गए। तो अब जगमाल दोस्तों क्या है, उत्तराधिकारी नहीं रहे, अब जगमाल राजा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते दोस्तों। तो अब जगमाल क्या होते हैं, नाराज होते दोस्तों, क्या होते हैं, नाराज होते हैं। आपको भी पता है कि जब आपके पिता ने आपके छोटे भाई को, यानी कि यूं समझ लो आपके परिवार में आप छोटे हो और आपको क्या है, आपके पिताजी ने कुछ अच्छे पैसे दिए खाने पीने के लिए और आपके बड़े भाई को नहीं देते हैं, लेकिन आपकी माँ क्या करती है, वो पैसे लेकर आपके बड़े भाई को दे देती है, तो आप क्या होते हो, नाराज होते हो। इसी प्रकार से ये जगमाल को भी क्या है, राजा उदय सिंह ने राजा घोषित कर दिया, लेकिन वहां की प्रजा, मेवाड़ की प्रजा ने, मेवाड़ की जनता ने दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो जनता आई हुई थी और जनता का प्रतिनिधित्व तो ये सामंत कर रहे थे मेवाड़ के। अब जब मेवाड़ के सामंत चाहे वो कर सकते, और मेवाड़ के सामंत से वहां की मेवाड़ की जनता ने काम करवा लिया कि हमारा राजा तो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया दोस्तों। अब इधर जगमाल क्या है, नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर कहां पर, अकबर के पास चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं दोस्तों, अकबर के पास चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे राजा कौन बन गए, महाराणा प्रताप बन गए। अब दोस्तों हम 5 से 10 मिनट क्या है, इस जगमाल को पढ़ेंगे, क्योंकि इनके साथ दोस्तों एक युद्ध पढ़ने को हमें मिलेगा। वो युद्ध पढ़ने को मिलेगा दत्तानी का युद्ध दोस्तों। कौन सा युद्ध मिलेगा, जो 1583 ईस्वी के अंदर, 1583 ईस्वी के अंदर दोस्तों जो दत्तानी का युद्ध हुआ था, वो युद्ध हमें देखने को मिलेगा। और उस युद्ध से दोस्तों कभी कभार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। इतिहास विषय इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस होते हुए भी दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं से प्रश्न निकालने की गुंजाइश रखता है। तो हम तो पूरे इतिहास विषय को ढंग से एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, तो छोटी से छोटी चीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम है दोस्तों वो लगभग अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम क्या है दोस्तों, अप्रैल तक आपका कोर्स करवा देंगे। और अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों में क्लास नहीं हुई है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे खेद है दोस्तों, लेकिन क्या करें, कुछ परिस्थिति ऐसी ही बन जाती है तो जाना पड़ जाता है कहीं पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको क्लास पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो दोस्तों, तो क्या है, क्लास को लाइक करो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और क्लास समझ में आ रही हो तो अच्छा सा कमेंट करो और आपके दोस्तों को भी शेयर करो। नोट्स की चिंता ना करें, हमारे कान्हा एजुकेशन ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर क्लास के बाद अगले दिन दोस्तों क्या है, पीडीएफ की लिंक मिल जाती है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है, अपने चैनल बना हुआ है व्हाट्सएप का दोस्तों, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप चैनल के अंदर जुड़ते हो, व्हाट्सएप के अंदर कान्हा एजुकेशन चैनल से, तो वहां पर दोस्तों आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दोस्तों और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम जगमाल पढ़ते हैं, जगमाल को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई है, ताकि हमें क्या है, दत्तानी का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा आगे, जब भी हम सिरोही के क्या है दोस्तों, सिरोही का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा दोस्तों। देखना जगमाल को, किसको, जगमाल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जगमाल के माता का नाम क्या है दोस्तों, तो माता का नाम है धीरबाई। क्या नाम है दोस्तों, धीरबाई है। और इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है, पिता का जो नाम है वो है उदय सिंह। क्या नाम है दोस्तों, उदय सिंह है। और दोस्तों ये क्या है, जो जगमाल है वो नाराज होकर दोस्तों, क्या होकर, नाराज होकर क्या है दोस्तों, अकबर की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में दोस्तों, अकबर की शरण में चला जाता है दोस्तों। अब आपको पता है कि अकबर की शरण में चला गया, तो अकबर ने क्या है, इस जगमाल को दोस्तों, ये अकबर की शरण में चला जाता है, क्योंकि मेवाड़ में ये रह नहीं सकता है। मेवाड़ में रहता है तो मेवाड़ की जनता इससे परेशान करेगी, इसके जो साथी लोग हैं इसको परेशान करेंगे।
तो ये क्या करता है, अकबर के पास, अकबर की शरण में चला जाता है। तो वहां पर जाता है तो ये बात करता है कि मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ मेवाड़ को जिताने में, वो कर सकता हूँ, अपने अपने मन की बात करता है वो उनसे। और अकबर ने क्या करता है कि इसे जहाजपुर, जो मेवाड़ से जहाजपुर जागीर थी वो जीती थी, उस जागीर को क्या है, जगमाल को दे देता है। यानी कि अकबर ने दोस्तों क्या किया, अकबर ने दोस्तों जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी। कहाँ की दोस्तों, जहाजपुर, जो भीलवाड़ा के अंदर है, उस जहाजपुर जागीर क्या है दोस्तों, प्रदान कर दी। ये जहाजपुर कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी दोस्तों, क्या कर दी, जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी। अब भाई साहब को जहाजपुर जागीर मिल गई, जहाजपुर रहने लगे, काम करने लगे, लेकिन इनका दिल, इनका मन यहाँ से भर चुका था। इनको लगता था कि मुझे कुछ और बड़ा मिलना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन दोस्तों क्या है, अकबर से इनकी फिर मुलाकात होती है, अकबर से बातचीत होती है। तो अकबर कहते हैं कि देख जगमाल, मैंने तुझे जहाजपुर की जागीर दे दी, मैं तेरे लिए इतना और कर सकता हूं कि जो सिरोही है, कौन सा, जो सिरोही है, और सिरोही के अंदर दोस्तों कौन है, हमारे एक शासक है देवड़ा, उनका नाम है सुरातन देवड़ा, मैं वहां तुझे नियुक्त करता हूं। तो नियुक्त कहां पर करते हैं, सिरोही में दोस्तों क्या है, सिरोही में जगमाल को नियुक्त करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, जगमाल को नियुक्त करते हैं, जगमाल को क्या करते हैं दोस्तों, नियुक्त करते हैं। अब दोस्तों क्या है, जगमाल को सिरोही के अंदर नियुक्त कर दिया जाता है। सिरोही कहां पर, सिरोही। अब दोस्तों समझना, ये रही अपनी सिरोही, क्या है, अपनी सिरोही रही। इस सिरोही के अंदर दोस्तों पहले से शासक कौन है, सुरातन देवड़ा, पहले से शासक कौन है, सुरातन देवड़ा है। और क्या है, अब अकबर ने दोस्तों, किसने, अकबर ने दोस्तों क्या करता है कि जो अकबर है वो जगमाल को नियुक्त कर देता है यहाँ पर, किसको नियुक्त कर देता है, जगमाल को। यानी कि एक घर, घर कितना है दोस्तों, एक घर है, और उस घर के अंदर राज करने वाले दो व्यक्ति हैं। अब आपको पता है कि यदि एक घर में दो व्यक्ति अपनी अपनी चलाते हैं तो उनमें टकराव होता है और युद्ध जैसी स्थिति बनती है दोस्तों। आपने भी आपका घर देखा होगा, आपका यदि संयुक्त परिवार रहा होगा तो आप उसमें देखते हो कि आपके घर में आपकी बड़ी मम्मी भी चलाती है अपने, और आपकी मम्मी भी चलाती है। आपकी मम्मी चाहती है कि ये काम हो और आपकी बड़ी मम्मी चाहती है कि ऐसा ना होकर ऐसा हो। तो उन दोनों के मध्य क्या है, टकराव होता है और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। इसी प्रकार से आपके पिताजी चाहते हैं कि ये काम इस प्रकार से हो, आपके बड़े पिताजी चाहते हैं कि ऐसा ना ऐसा हो। तो उनमें भी क्या है, टकराव वाली स्थिति बनती है, और टकराव होने के बाद क्या है दोस्तों, उनमें बहस जैसी बातचीत हो जाती है। इसी प्रकार से आपके दादाजी चाहते हैं कि ये काम ऐसा हो वैसा हो, और क्या है, आपके पिताजी नहीं चाहते हैं, तो उनमें टकराव होता है। दोस्तों सबसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपके पिताजी आपको कुछ कहते हैं कि ऐसा करना वैसा करना ऐसा करना, और आपके मन में कुछ और प्लानिंग है, आप कुछ और करना चाहते हो और उनको बताते हो। तो दोनों के मध्य क्या है, सामंजस्य बन नहीं पाता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। जब टकराव उत्पन्न होता है तो दोनों आपस में बातचीत करेंगे टकराव के माध्यम से, तो उसके साथ क्या है, युद्ध वाली स्थिति होगी, दोनों आपस में बोलना बंद कर देंगे कुछ समय के लिए, फिर बोलने लग जाते हैं। वो अपना प्रेम है, प्रेम के कारण होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी सिरोही के अंदर अब दो लोग हो गए, दो लोग राज करने वाले, जगमाल और सुरातन देवड़ा। सुरातन देवड़ा चाहता है कि सिरोही के अंदर मैं ही शासन करूं, कोई अन्य व्यक्ति आकर ना करे। जगमाल चाहता है कि सिरोही पूरा का पूरा मुझे मिल जाए, मुझे कुछ क्षेत्र दे दिए सुरातन देवड़ा ने, मैं कुछ क्षेत्र से राजी होने वाला नहीं हूं, मुझे तो पूरा सिरोही चाहिए। अब सिरोही चाहिए तो क्या है, सुरातन देवड़ा को मारना पड़ेगा। सुरातन देवड़ा को तो ऐसे नहीं कि गया और ए सुरातन आजा मैं थे ना मारबो छार्यो, कई करबो छार्यो थे ना मारबो छार्यो थे ना मारे न सिरोही को राजा बनबो छार्यो। तो ऐसे हम तो ये सुरातन देवड़ा खुद ने न मार बादे, क्योंकि खुद का जीवन सभी को प्रिय है दोस्तों। तो क्या होता है, दत्तानी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, दत्तानी का। यानी कि दत्तानी नामक स्थान पर दोस्तों युद्ध होता है,
और ये जो युद्ध है दोस्तों, वो युद्ध 1583 ईस्वी के अंदर दोस्तों, कब 1583 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध। इस युद्ध के अंदर दोस्तों कौन कौन युद्ध करता है, तो एक तो है हमारे जगमाल। कौन है दोस्तों? जगमाल है। और दोस्तों दूसरे जो शासक है वो सिरोही के दोस्तों सुरातन देवड़ा है। कौन है? सुरातन देवड़ा है। सुरातन देवड़ा और जगमाल के मध्य युद्ध होता है, दोनों युद्ध करते हैं, क्योंकि सिरोही को सुरातन देवड़ा चाहता है कि जो मेरा, जहां का मैं शासक था सिरोही का, सिरोही मेरा पूरा था, अब कौन आ गया? जगमाल आ गया, इसको मैंने कुछ क्षेत्र दे दिए, फिर भी ये नहीं मान रहा है, तो अब इसको मजा चकाना पड़ेगा और पूरा का पूरा सिरोही मेरे पास होना चाहिए। और इधर जगमाल सोच रहा है कि इस सुरातन देवड़ा को मजा चकाना चाहिए और सिरोही क्या है, पूरा मेरा होना चाहिए। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध के परिणाम की बात करूं दोस्तों, तो परिणाम ये रहता है, परिणाम ये रहता है कि सुरातन देवड़ा विजय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सुरातन देवड़ा इस युद्ध के अंदर विजय हो जाता है। कौन हो जाता है विजय दोस्तों? सुरातन देवड़ा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो जगमाल है, वो जगमाल इस युद्ध में दोस्तों क्या है, मारा जाता है। जगमाल दोस्तों क्या होता है, इस युद्ध में दोस्तों क्या है, मारा जाता है। क्या होता है दोस्तों? इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में दोस्तों क्या है, मारा जाता है या मर जाता है दोस्तों। दत्तानी के युद्ध में, दत्तानी को युद्ध 1583 ईस्वी में हुआ था। जगमाल वर्जेज, वर्जेज का मतलब मध्य, इनके मध्य दोस्तों सुरातन देवड़ा। परिणाम सुरातन देवड़ा की विजय हुई और जगमाल दोस्तों क्या है, इस युद्ध में मारा जाता है। और हमने बात की थी कि किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुई थी और युद्ध होने का कारण क्या था। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा नया शासक आएगा। नया शासक है दोस्तों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल दोस्तों 1572 से लेकर 1597 दोस्तों। शासनकाल 1572 से 1597 है। और जब ये शासक बनते हैं दोस्तों, तो इनकी आयु क्या होगी वो भी हम बताएंगे कि इतनी आयु बाद, इतने आयु के हो गए फिर शासक बने दोस्तों महाराणा प्रताप। हमारे जो मेवाड़ के अब शासक है वो कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप दोस्तों, महाराणा प्रताप का शासन काल क्या है दोस्तों? 1572 से लेकर दोस्तों कितना है, 1597 तक। कितना दोस्तों? 1597 तक इनका शासन काल है दोस्तों। अब इस 1572 से 1597 तक दोस्तों देखना, लगभग 25 वर्षों के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं मेवाड़ के अंदर दोस्तों, और ये क्या क्या करते हैं। हम एक एक घटना पर एक एक समय अनुसार आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले हम इनके पिता की बात कर लेते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? उदय सिंह है। पिता का नाम दोस्तों क्या है? उदय सिंह है दोस्तों। उदय सिंह कौन है दोस्तों? सेकंड ध्यान रखना। और इनकी जो माता है, माता का नाम दोस्तों क्या है? तो जो माता है उसका नाम दोस्तों जयवंता बाई है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जयवंता बाई है। और ये जयवंता बाई कहाँ की थी? तो ये दोस्तों पाली के जो अखेराज सोनग्रा है उनकी पुत्री थी, यानी कि पाली की थी। पाली के दोस्तों कौन? अखेराज सोनग्रा। अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी ये। अखेराज दोस्तों कहाँ के थे? पाली के थे। अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। अब इनका ये बायोडाटा हो गया जयवंता बाई का कि अखेराज सोनग्रा की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, माता का नाम हो गया। अब महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो महाराणा प्रताप को जो जन्म है दोस्तों, वो जन्म कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ दोस्तों। और विक्रम संवत पूछ ले दोस्तों आपको, तो ध्यान रखना इनका जो विक्रम संवत है जन्म का, वो है दोस्तों 1597 ईस्वी। अब ध्यान रखना दोस्तों,
जन्म पूछ ले, विक्रम संवत पूछ ले तो 1597 वही इनका दोस्तों जो मृत्यु का शासनकाल ईस्वी के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना, ईस्वी के अंदर इनका जो शासनकाल है अंतिम, इनकी जो मृत्यु हुई है ईस्वी के अनुसार वो 1597, और जन्म विक्रम संवत के अनुसार पूछ ले तो 1597 दोस्तों, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ज्येष्ठ माह की शुक्ल तृतीया को हुआ था दोस्तों। किस तृतीया को? शुक्ल तृतीया को हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1597, 9 मई 1540 ईस्वी को तो जन्म हुआ, विक्रम संवत 1597, और यही हम इनकी मृत्यु की बात करें ईस्वी सन की तो 1597 दोस्तों। ये बात हो गई। अब इनका जो जन्म है वो जन्म स्थान देख लेते हैं इनका दोस्तों। क्या देख लेते हैं? एक बार इनका जन्म स्थान देख लेते हैं कि जन्म स्थान कहां पर है दोस्तों। तो इनका जन्म कहां पर हुआ दोस्तों? तो एक से एक बारीक से बारीक बिंदु तक ले जाऊंगा, ध्यान रखना दोस्तों, और समझते चलना। आप चाहे तो नोट्स बिंदु रूप से उतार भी सकते हो, बना भी सकते हो, आपकी समझ के ऊपर है दोस्तों। जन्म स्थान की बात करूं तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। क्या आता है? दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक लघु दुर्ग भी है। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है दोस्तों, और उस लघु दुर्ग का नाम है कटारगढ़। ये जो लघु दुर्ग है इसके अंदर दोस्तों एक कटारगढ़ दुर्ग है। इस कटारगढ़ दुर्ग को हम दोस्तों लघु दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु दुर्ग कहते हैं। ये जो कटारगढ़ दुर्ग है लघु दुर्ग, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों, कौन सा दुर्ग के अंदर? कुंभलगढ़ दुर्ग में जो लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग है, उस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर भी दोस्तों ध्यान रखना एक बादल महल है। कौन सा महल है दोस्तों? बादल महल है। इस बादल महल के अंदर भी दोस्तों एक जूनी कचेरी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जूनी कचेरी है। इस जूनी कचेरी के अंदर हुआ था। कहां पर दोस्तों? जन्म स्थान दोस्तों ध्यान रखना कुंभलगढ़ दुर्ग में लघु दुर्ग को हम कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल है। बादल महल के अंदर दोस्तों जूनी कचेरी है। तो इस जूनी कचेरी के अंदर हुआ था दोस्तों, जूनी कचेरी में हुआ था, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान पूछ ले तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो तो वो कर देना, बाकी जूनी कचेरी आएगा, नहीं तो बादल महल आ सकता है, लघु दुर्ग आ सकता है, कुंभलगढ़ दुर्ग। लेकिन वास्तविक हम अगर देखें तो जूनी कचेरी के अंदर हुआ था। यह बात हो गई दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो इनके दोस्तों और भी उपनाम, इनके उपनाम की बात करें दोस्तों, यहाँ इनका जो बचपन का नाम है वो बचपन का नाम क्या है वो देख लेते हैं। उपनाम क्या है या बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम ज्यादा सही रहेगा। तो इनका जो बचपन का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, जो पहाड़ी इलाका होता है दोस्तों, पहाड़ी इलाके या पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़का हो तो उससे किक्का या गिंगलो कहते हैं। क्या कहते हैं? किक्का या गिंगलो व्योमा के। और लड़की हो तो गिंगली या फिर किक्की कहते हैं। क्या कहते हैं? किक्की या गिंगली, और लड़के को किक्का या गिंगलो कहते हैं। तो इसी प्रकार से इनका जो बचपन का नाम जो क्षेत्र था पहाड़ी इलाका था, तो इसे बचपन में क्या कहा जाता था? किक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? किक्का। तो इनका जो बचपन का नाम है वो है नाम दोस्तों किक्का नाम है। अब हम इनकी आगे की बात करते हैं। तो पहले इसको एक बार और बता देता हूं, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है 1572 से 1597 ईस्वी, पिता उदय सिंह है, और उदय सिंह भी कौन से? सेकंड है दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी एक उदय सिंह प्रथम जो हमारे कुंभा के क्या थे? पितृहंता थे, वो थे। माता का नाम जयवंताबाई, ये पाली की थी, अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। जन्म इनका महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और विक्रम संवत की बात करें तो 1597 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। जन्म स्थान की बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ था। मोटे रूप से पूछ ले तो अगर और अंदर जाने की कोशिश करें तो अंदर जाए तो लघु दुर्ग आता है जिसे हम कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं, वहां पर हुआ।
और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर और जानना चाहते हैं कि कटारगढ़ दुर्ग में भी कहां पर हुआ, तो बादल महल के अंदर हुआ। बादल महल में भी हम जानना चाहते हैं कि बादल महल के अंदर कौन से बाग में हुआ दोस्तों, तो जूनी कचेरी के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, जूनी कचेरी के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम है दोस्तों, वो नाम है किक्का। किक्का दोस्तों, क्योंकि बचपन के अंदर जो भी लड़का या लड़की होती है तो उसे प्यार से लोग किक्का, किक्की, गिंगली, गिंगलो ऐसे नाम से पुकारते हैं। तो इनको भी क्या है, बचपन के नाम में, बचपन के समय इनको किक्का कहकर पुकारा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनकी शादी कब हुई थी। इनके बच्चे थे, बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बच्चों के अंदर हम एक अमर सिंह को देखेंगे, वही राजा बनेंगे जो ज्येष्ठ पुत्र था इनका। फिर हम दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ है, राज्याभिषेक समारोह कहां मनाया गया है, छोटी छोटी बातें हम आगे देखते हुए बढ़ते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। तो महाराणा प्रताप दोस्तों कौन है, ये महाराणा प्रताप है दोस्तों। महाराणा प्रताप की प्रमुख प्रमुख बातें हम देख रहे हैं। तो महाराणा प्रताप का जो विवाह है दोस्तों, विवाह किनके साथ हुआ दोस्तों, बाकी हम पहले भी कहा है और बार बार हम एक एक राजा के पढ़ रहे हैं, तब भी कह रहा हूं कि उन्हीं रानियों को हम याद करेंगे, नाम लेंगे, देखेंगे, जिनका दोस्तों क्या है, इतिहास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इनका जो विवाह है दोस्तों अजबदेव परमार से हुआ था। किन से हुआ था दोस्तों, अजबदेव, किन से दोस्तों, अजबदेव परमार से इनका विवाह हुआ था। अजब दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या है, अजबदेव, अजबदेव से विवाह हुआ था दोस्तों, अजबदेव परमार से। और ये किन की पुत्री थी दोस्तों, तो ये रामरख की पुत्री थी। किन की पुत्री दोस्तों, रामरख की पुत्री थी। रामरख परमार की क्या थी दोस्तों, पुत्री थी। रामरख परमार की पुत्री थी अजबदेव दोस्तों। महाराणा प्रताप का विवाह दोस्तों किन से होता है, अजबदेव परमार से होता है, जो रामरख परमार की क्या थी, पुत्री थी दोस्तों। कहां की थी तो आपको पता होगा, बिजोलिया निवासी थी दोस्तों। ठीक है, रामरख परमार की क्या थी, पुत्री थी दोस्तों। इनकी संतान एक होती है जिनका नाम है दोस्तों अमर सिंह। क्या नाम है दोस्तों, महाराणा प्रताप और अजबदेव से जो संतान उत्पन्न होती है दोस्तों, उस संतान का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है, अमर सिंह प्रथम दोस्तों। इन्होंने इतिहास में बहुत काम किया है, उनको भी हम देखेंगे। तो संतान कौन है, अमर सिंह है दोस्तों, ज्येष्ठ संतान है, इसलिए इनका हम नाम ले रहे हैं। अमर सिंह का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो 1559 ईस्वी के अंदर हुआ था। यानी कि महाराणा प्रताप दोस्तों क्या है, राजा नहीं बना, उससे पहले भी इनका क्या है, अमर सिंह जी का जन्म हो चुका था, जब चित्तौड़ पर अकबर ने क्या है दोस्तों अधिकार नहीं किया, उससे पहले इनका जन्म हो चुका है। अब ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, संतान अमर सिंह, जन्म 1559 ईस्वी। अब हम आगे की बात करें दोस्तों, तो इनका जो राज्याभिषेक होता है, वो राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों, तो इनका राज्याभिषेक हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इनका राज्याभिषेक दोस्तों हमने देखा था 28 फरवरी को दोस्तों। कब देखा, 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन होता है। और राज्याभिषेक के समय दोस्तों हमने बात की थी कि जो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत है दोस्तों, कौन है, कृष्णदास चुंडावत। इन्होंने दोस्तों, कृष्णदास चुंडावत ने दोस्तों क्या किया कि प्रताप की कमर पर दोस्तों, जो महाराणा प्रताप है इनकी कमर पर दोस्तों, प्रताप की कमर पर दोस्तों क्या है, राजकीय तलवार बांधी थी। जो तलवार बांधी थी दोस्तों, वो कौन सी तलवार थी, राजकीय तलवार थी। और तलवार बांधकर इनका राज्याभिषेक किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, तलवार बांधी दोस्तों, और तलवार बांधकर राज्याभिषेक किया गया। राज्य का राजा घोषित कर दिया गया कि अब जो हमारे राजा है वो महाराणा प्रताप है दोस्तों। अब राज्याभिषेक दोस्तों कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 के अंदर हुआ था। और कृष्णदास चुंडावत जो सलुम्बर के सामंत है, सलुम्बर के शासक के हैं, तो प्रताप की कमर पर राज के तलवार बांधी दोस्तों, और 28 फरवरी 1572 को बांधी थी। और ये राज्याभिषेक भी हुआ था। और ये राज्याभिषेक कहां पर हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखना, गोगुंदा के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों,
तो गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक होता है इनका। अब राज्याभिषेक हो गया दोस्तों, हमारे भी क्या है दोस्तों, मकान बनता है, मकान बनाते हैं हम भी। तो मकान बन जाता है तो हम क्या है उसका उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन दोस्तों कर लिया और हम क्या है फिर प्रसादी करते हैं, भव्य भोजन रखते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों क्या है महाराणा प्रताप भी क्या है 28 फरवरी 1572 को शासक बन जाते हैं गोगुंदा में। गोगुंदा में शासक बन गए दोस्तों, फिर क्या है अब क्या है दोस्तों समारोह मनाएंगे कि हम शासक बने हैं, तो शासक का क्या है समारोह भी होता है। जिस प्रकार से हमारे दोस्तों क्या है विधानसभा के अंदर एमएलए के चुनाव होते हैं, हम वोट देते हैं, कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है कि हमारा ये एमएलए होगा। कौन होगा? ये एमएलए, यानी कि घोषित हो जाता है कि इतने सीटों से ये विजय हुआ और ये हमारे एमएलए हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों बाद, घोषित होने के कुछ दिनों बाद दोस्तों क्या है इन जो भी एमएलए बनते हैं उन सभी को क्या है शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है और क्या है समारोह मनाया जाता है कि अब विधानसभा के अंदर ये विधायक एमएलए बैठेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद क्या है समारोह मनाया गया। राज्याभिषेक होने के बाद दोस्तों क्या है समारोह मनाया गया। अब ये जो समारोह है दोस्तों, ये समारोह कहां पर मनाया गया? तो ध्यान रखना, राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ के अंदर मनाया गया। ये जो समारोह मनाया गया राज्याभिषेक का, वो कुंभलगढ़ के अंदर मनाया गया था दोस्तों। कहां पर? कुंभलगढ़ के अंदर मनाया गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में। राज्याभिषेक समारोह दोस्तों कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। ठीक है साहब, अच्छी बात है, कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक समारोह मनाया गया, राजा बन गए। अब इस समारोह के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति भी उपस्थित था जिसके हम चर्चा करते हैं। उन व्यक्ति का नाम है दोस्तों मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन। दोस्तों इस समारोह में दोस्तों एक व्यक्ति जो उपस्थित है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला दोस्तों। और भी बहुत सारे राजा थे, सामंत थे, सरदार थे, आसपास के पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, लेकिन दोस्तों इस समारोह के अंदर मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा दोस्तों राव चंद्रसेन थे। मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन उपस्थित थे। और ये जो चंद्रसेन है दोस्तों, ये चंद्रसेन जो उपस्थित है दोस्तों, ये चंद्रसेन दोस्तों उस समय दोस्तों क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इधर महाराणा प्रताप ने भी दोस्तों क्या है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब दोस्तों बात क्या होती है, समारोह मनाया जा रहा है। समारोह के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप कहते हैं कि मेरे जीते जी तो क्या है मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। जो हमारा चित्तौड़ चला गया है, जो हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनका क्या है मैं बदला लूंगा, और बदला लेकर क्या है चित्तौड़ को और जो भी हमारी जागीर है अकबर ने छीनी है हमसे, उन सभी को क्या है प्राप्त करेंगे एक एक को। तो ये बात क्या है हमारे राव चंद्रसेन जी सुनते हैं। अब ये कहते हैं कि देखो महाराणा, आप जो निर्णय ले रहे हो वो निर्णय संघर्ष भरा है, कठिन है। इस निर्णय के अंदर दोस्तों निर्णय आपने लिया है महाराणा, आप इस निर्णय पे चलते हो तो आपके साथ बहुत कठिनाई भरा समय आएगा, और उस कठिनाई के अंदर आपके जो रिश्ते नाते परिवार वाले हैं शायद वो आपको अकेला छोड़ दे। यदि आप नहीं डगमगाते हो तो चलते रहना, और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब ये मेवाड़ का राव चंद्रसेन आपके लिए उपस्थित रहेगा, क्योंकि राव चंद्रसेन ने भी शपथ ले रखी है कि जीते जी तो क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और आप भी यही बात कह रहे हो, तो ये मारवाड़ का राव चंद्रसेन आपके साथ है, जब भी सहायता जिस प्रकार से जैसे भी आप चाहे ले सकते हो, ये राव चंद्रसेन देने को तैयार है। लेकिन क्या है इस रास्ते पर, इस जो आपने रास्ता बनाया है कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार ना करके क्या है मेवाड़ को एक वापिस बनाऊंगा पहले जैसा, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। आपका जो परिवार, आपके भाई नाते रिश्तेदार शायद आपको अकेला छोड़ दे, और उस स्थिति में आपको रहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपने स्वाभिमान को नहीं जाने दूंगा, मैं अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान न्यौछावर
मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं, लेकिन मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये बात हो गई, समारोह मनाया गया, राजा बन गए, तो कुछ दिन ही नहीं बीते कि इन्होंने क्या है बैठक शुरू कर दी, राज दरबार लगाया गया। दरबार के अंदर ये बात की गई कि दरबार लगा है तो हमारे कौन कौन सी जागीरें मेवाड़ से छीनकर क्या है अकबर के पास चली गई है, अकबर ने छीन ली है, और हमारी स्थिति क्या है उसका पता लगाता है। पता लगने के बाद ये बात पता लगता है कि ये जागीरें चली गई, हमारी वर्तमान की स्थिति ये है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। फिर निर्णय निकलता है, तो निर्णय दो प्रकार से हो सकता है। अब उनके अंदर दो रास्ते मिलते हैं, कौन कौन से रास्ते मिलते हैं और क्या रास्ता चुनता है महाराणा प्रताप, वो देखते हैं। और उस समय स्थिति भी देख लेते हैं महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक की दोस्तों। और मैं बता देता हूं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो जन्म दोस्तों 1540 के अंदर हुआ था। कब दोस्तों? 1540 के अंदर शासक बने 72 के अंदर, यानी कि दोस्तों लगभग 32 वर्ष की आयु में क्या है ये शासक बने थे। कितनी आयु में दोस्तों? 32 वर्ष की आयु में। अब आप सोच सकते हो कि 32 वर्ष का इंसान किस प्रकार से फैसला ले सकता है। तो वो व्यक्ति अपने सोच और समझ के अनुसार और उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए क्या है निर्णय लेता है। तो निर्णय क्या लेंगे वो देखेंगे हम। तो पहले तो हम उस समय की स्थिति को देख लेते हैं एक बार दोस्तों। अब देखना हुआ क्या था जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। उससे पहले दोस्तों क्या है मेवाड़ का अधिकांश भाग मुगलों के हाथ में आ चुका था दोस्तों। क्या हो चुका था? जो मेवाड़ का अधिकांश भाग है दोस्तों, अब समझना यह है हमारा मेवाड़ दोस्तों। क्या है? मेवाड़ है। अब मेवाड़ के शासक कौन बने? महाराणा प्रताप बने हैं। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ दोस्तों क्या है एक चुनौती आ खड़ी हुई, क्योंकि इस मेवाड़ का अधिकांश भाग दोस्तों, कौन सा? अधिकांश भाग दोस्तों क्या है मुगलों के हाथ आ चुका है। जो अधिकांश भाग है वो दोस्तों क्या है मुगलों के हाथों में है। किसके हाथों में दोस्तों? मुगलों के हाथों में है। ठीक है, तो अब दोस्तों कौन कौन से भाग थे और क्या स्थिति बनी थी, फिर महाराणा प्रताप क्या निर्णय लेते हैं वो देखते हैं। तो अधिकांश भाग के अंदर दोस्तों एक तो जैसे हमारा चित्तौड़ है दोस्तों, कौन सा है? चित्तौड़ है, बदनौर है दोस्तों, और बात करूं तो दोस्तों क्या है शाहपुरा है। कौन सा दोस्तों? शाहपुरा है दोस्तों, जहाजपुर है दोस्तों, शाहपुरा है, जहाजपुर है दोस्तों। और बात करूं तो दोस्तों क्या था? मांडल था। और बात करूं दोस्तों तो मांडल भी हो गया। और बात करूं मैं तो हमारा रणथंबोर था दोस्तों। कौन सा? रणथंबोर था, वो भी हमारे दोस्तों क्या है मुगलों ने छीन लिया था हमसे दोस्तों। और बात करूं तो दोस्तों बागोर था। कौन सा दोस्तों? बागोर। बागोर दोस्तों ये प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है मेवाड़ के, वो बता रहा हूं मैं। चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, जाजपुर, मांडल, रणथंबोर, बागोर इत्यादि क्षेत्र पर क्या है मुगलों का अधिकार था। इत्यादि क्षेत्रों पर क्या है मुगलों ने अधिकार कर लिया। इत्यादि क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो गया दोस्तों। मुगलों का क्या है? अधिकार हो गया। यानी कि ये जो प्रमुख प्रमुख क्षेत्र थे मेवाड़ के लिए, चित्तौड़ हो गया, बदनौर हो गया, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडल, रणथंबोर, बागोर, जो मेवाड़ के लिए प्रमुख क्षेत्र थे, उन क्षेत्र पर क्या है मुगलों ने अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप जब राजा नहीं बने उससे पहले। अब इन पर क्या है दोस्तों अधिकार किया। तो अधिकार करने के बाद दोस्तों स्थिति यह बनती है कि मेवाड़ की जो आय है, जो मेवाड़ का इनकम स्रोत था, मेवाड़ की जो आय थी वो आय क्या है दोस्तों घट चुकी थी। क्या हो गई थी दोस्तों? घट चुकी थी, यानी कि कम हो गई थी मेवाड़ की आय। यानी कि मेवाड़ से जो इनकम स्रोत थी, एक तो चित्तौड़ था, एक था रणथंबोर दुर्ग दोस्तों। यहां से ज्यादा इनकम आती थी मेवाड़ को चलाने के लिए। लेकिन जब ये मुगलों के हाथ चले गए तो अब मेवाड़ के पास क्या है जो इनकम है वो कम हो गई। इनके साथ ये क्षेत्र भी चले गए तो इन क्षेत्रों की तो इनकम आ नहीं सकती अब मेवाड़ के पास, मेवाड़ के राजा के पास। तो क्या है इनकम घट चुकी है। दूसरी बात ये
कि जो मेवाड़ के राजा थे वो राजा ये कहते कि हम बप्पा रावल के वंशज हैं, मैं बप्पा रावल का वंशज हूं, ऐसे कहते थे। हम कुंभा के वंशज हैं, हम सांगा के वंशज हैं। जिस बप्पा रावल ने चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ पर अधिकार किया, मेवाड़ का राजा बना, जिसने गुहिल राजवंश की नींव इस मेवाड़ के अंदर रखी, वो चित्तौड़ चला गया। और कुंभा ने जिस प्रकार से युद्ध नीति से क्या है पूरा मेवाड़ जीता था, मेवाड़ को बनाए रखा था, वो मेवाड़ चला गया अधिकांश भाग। सांगा ने अपनी जान पर खेलकर जो मेवाड़ बनाया था, मेवाड़ की सीमा बढ़ाई थी, उनमें से भी बहुत सारा क्षेत्र क्या है मुगलों के अधीन चला गया। और तुम कहते हो कि हम इनके शासक हैं, हम इनके वंशज हैं। आपको लज्जित होना पड़ता है दोस्तों, जब अपने परिवार के बड़े लोग कुछ अच्छा कर जाते हैं और हम उनके नाम पर क्या है अपना काम निकालते हैं, तब कुछ लोग हमें सुनाते हैं कि वो तो ऐसे थे, आप ऐसे हो, तब हम बहुत लज्जित होते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, जो मेवाड़ की प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा भी क्या है दोस्तों घट चुकी थी। यानी कि जो आत्मसम्मान था वो आत्मसम्मान में भी क्या है दोस्तों कमी आ गई थी, प्रतिष्ठा में भी क्या है दोस्तों कमी आ गई थी। अब इस कमी से भी बाहर निकलने का एक रास्ता था, जो आय थी, उस आय से निकलने के मात्र दो रास्ते थे महाराणा प्रताप के पास। पहला रास्ता यह था कि इन क्षेत्रों पर दोस्तों क्या है अधिकार करना। अधिकार दो प्रकार से, एक तो इनसे युद्ध करके जीत के कर सकते हैं, वो स्थिति वर्तमान में महाराणा प्रताप की नहीं है। इतना धन नहीं है कि अपनी सेना को संगठित करके सुसज्जित करके यंत्रों के साथ क्या है अकबर पर आक्रमण करे। तो पहला जो मार्ग है दोस्तों, मार्ग दो है इनको जीतने के लिए यहाँ पर दोस्तों। तो पहला तो यह है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। क्या कर ले दोस्तों, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। और अधीनता स्वीकार करके दोस्तों क्या है आराम से स्वतंत्र रूप से अपनी मन मर्जी से क्या है शासन चलाए, शासन करे। तो अब दोस्तों महाराणा प्रताप तो ऐसे है नहीं कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो पहला जो ये मार्ग है वो तो बंद है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, इनको वापस प्राप्त कर ले, मेवाड़ की आय बढ़ जाएगी और मेवाड़ के अंदर वापस क्या है अच्छा खासा काम चलने लगेगा। तो ये बात महाराणा प्रताप कभी भी नहीं कर सकते कि अधीनता स्वीकार हो जाए। तो अब दूसरा मार्ग था कि वो एक तो अपना क्या है अस्तित्व बनाए रखे कि हम जैसे भी हैं मंजूर हैं, हम जिस हालात में जिएंगे उस हालात को हमें मंजूर है, हम हालात को बदलने वाले व्यक्ति हैं, हम हालात से घबराने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो महाराणा प्रताप क्या है जो अपना अस्तित्व है उसको स्वतंत्र रखते हैं। क्या करते हैं अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखते हैं दोस्तों। और क्या कर सकते हैं तो दोस्तों ये एक और काम कर सकते हैं, वो काम ये कर सकते हैं कि जो गौरवपूर्ण जीवन है कि हमने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हम भले ही हमारा मेवाड़ का बहुत सारा क्षेत्र क्या है हार चुके हैं, गंवा चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो जो गौरवपूर्ण जीवन है, वो जो गौरवपूर्ण जीवन है दोस्तों, उस जीवन को बनाए रखें और उस गौरवपूर्ण गरिमा को बनाए रखें और उस जीवन को जीवे। तो वही मार्ग क्या है महाराणा प्रताप अपनाते हैं कि अपना जो अस्तित्व है मेवाड़ का उसको स्वतंत्र बनाए रखते हैं और मेवाड़ का जो गौरव था वो गौरव महाराणा प्रताप बनाए रखते हैं और इसी मार्ग पे चलते हैं और अपनी सेना को सुसंगठित करने लगते हैं। धीरे धीरे इनकम आय बढ़ाते हैं, कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ उपाय करके धीरे धीरे आय बढ़ाते हैं, अपनी सेना को धीरे धीरे बनाते हैं, संगठित करते हैं। समय आने पर दोस्तों क्या है धीरे धीरे कुछ होता है और ये बात उधर क्या है अकबर को पता चलती है और अकबर क्या क्या करता है ये सब हम कल बात करेंगे कि महाराणा प्रताप को अकबर क्या संदेशा भेजता है, किन के माध्यम से भेजता है, क्या होता है वो कल बात करेंगे। और हम कल ही दोस्तों क्या है हल्दी घाटी के युद्ध की ओर प्रस्थान करेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस प्रकार से हुआ है। कल प्रारंभ करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध को भी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, समझ में आई हो तो अच्छा सा कमेंट करो और आपके दोस्तों को भी क्लास को शेयर करो। नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स समय पे मिल जाएंगे आपके दोस्तों। जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है अप्रैल में दोस्तों, जो अपने
पशु परिचर की है, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, 5000 से 6000 के बीच में पोस्टें हैं। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। और आपको पता होगा कि जो एक 12th और दोस्तों क्या है ग्रेजुएशन के बाद जो एक पेपर होता है, पिछले साल ही 2023 के अंदर हुआ था, सीईटी पेपर। वो पेपर दोस्तों क्या है, हमारे जो अधीनस्थ बोर्ड है वो लेते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड ने कहा कि सीईटी का पेपर हम जुलाई या अगस्त में लेंगे। इस बार भी कब लेंगे, जुलाई या अगस्त में लेंगे। तब तक जिसने भी 2023 के अंदर सीईटी का पेपर दिया तब तक उसकी मान्यता रहेगी। हम क्या है सीईटी की पेपर जुलाई या अगस्त में लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी वास्तविक जो भी होगी विज्ञप्ति वो आ जाएगी समय आने पर। तब तक आप क्या है आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े, तैयारी करें दोस्तों। हम कल आगे बढ़ेंगे और